नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं शुभ्रा सुमन। सुबह के 7 बज गए हैं। तमाम बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिससे आप सीधे प्रभावित होंगे। छत्तीसगढ़ में निजी बस मालिकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। आज भी मुसाफिरों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हड़ताल के कारण छत्तीसगढ़ में कल करीब 8,000 बसों के पहिए थम गए। सिटी बस सेवा के विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में निजी बस मालिक हड़ताल पर है। बस मालिकों का आरोप है कि सिटी बस नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही है। शहर में चलाने के लिए लाई गई सिटी बसों को आसपास के कस्बों तक भेजा जा रहा है, जिससे निजी बसों को यात्री नहीं मिल रहे हैं। सिटी बस सेवा की वजह से निजी बस मालिकों को काफी नुकसान हो रहा है और अब बस चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। बस मालिकों का ये भी आरोप है कि अवैध तरीके से सिटी बसों के परमिट को लंबी दूरी तक जारी किया जाता है, जबकि सिटी बसें शहरों में चलाने के लिए लाई गई हैं। सिटी बसों को जारी परमिट को भी यातायात महासंघ गैर कानूनी बता रहा है। यातायात महासंघ ने कई बार सरकार से बातचीत की, लेकिन बीच का रास्ता नहीं निकला और इसके बाद बस मालिकों ने हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया। बस मालिकों ने मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही है। तो आज भी छत्तीसगढ़ में निजी बसों की हड़ताल रहेगी। आज दूसरा दिन है इस हड़ताल का और कहा जा रहा है कि जब तक तमाम मांगे नहीं मानी जाती हैं, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। आज भी तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कल आपको बता दें, पहला दिन था हड़ताल का और 8,000 बसों के पहिए थम गए थे। 8,000 निजी बसें कल नहीं चली थीं, जिससे जाहिर है कि यातायात परिवहन प्रभावित हुआ था और आज भी कमोवेश यही स्थिति बनेगी ऐसा लग रहा है। लगातार आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि सिटी बसों पर नियमों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर सिटी बसें चलाई जा रही हैं, जिससे निजी बस मालिकों को दिक्कत हो रही है और अब ये कहा जा रहा है कि बस चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि परमिट जो जारी किए जाते हैं वो नियम के मुताबिक नहीं होते हैं। सिटी बसें सिर्फ शहरों में चलाने के लिए हैं, सिटी के भीतर, लेकिन उसके बावजूद आसपास के इलाकों में भी सिटी बसें चलती हैं। लंबी दूरी के लिए उनका परमिट दिया जाता है। ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर के निजी बस मालिकों में असंतोष है और इसको लेकर ये हड़ताल है। आज इसका दूसरा दिन है। हम सीधे रुख कर रहे हैं सुदीप का, हमारे साथ जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता सुदीप। कल पहला दिन था, कल लोगों को काफी दिक्कत हुई। आज इस हड़ताल का दूसरा दिन है। क्या बातचीत कुछ होती हुई नजर आ रही है? बात बनेगी आगे या फिर जैसा कहा जा रहा है कि जब तक मांगे नहीं मानेंगे तब तक हड़ताल जारी रहेगी? अभी आज भी हड़ताल जारी रहेगी। कल बात बस संचालकों की ओर से, लेकिन तो सुदीप से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और क्या आज स्थिति बनेगी छत्तीसगढ़ में, ये हम आपको बताएंगे। सुदीप, अगर आपको आवाज मिल रही हो, आज क्या स्थिति बनेगी और बातचीत किस दौर में चल रही है? तो ये असंतोष तमाम निजी बस मालिकों में देखा जा रहा है, जिसको लेकर इस हड़ताल का आज दूसरा दिन है। अपडेट आपको हम इस मसले पर करते रहेंगे। तो एक तरफ बस मालिकों की हड़ताल है, लोगों को दिक्कत होगी, दूसरी ओर एक और हड़ताल। छत्तीसगढ़ में सोने चांदी का कारोबार ठप हो सकता है, क्योंकि सर्राफा व्यापारियों ने छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ सर्राफा एसोसिएशन के बंद के ऐलान का छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाकी कारोबारियों ने भी समर्थन किया है। एक्साइज ड्यूटी समेत अपनी कई मांगों को लेकर सर्राफा व्यापारी 2 मार्च से हड़ताल पर हैं। तो ये आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आज सोने चांदी की दुकानें बंद रहेंगी। पूरे छत्तीसगढ़ में सोने चांदी का कारोबार ठप हो सकता है। सर्राफा व्यापारियों ने छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 2 मार्च को सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, तब से शुरू हुआ और देश के अलग अलग इलाकों में ये जो प्रदर्शन है ये चल रहे हैं, ये हड़ताल बंद चल रहा है। लेकिन आज आपको बता दें, इसका खासा असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है। उधर 3 साल बाद झीरम घाटी हमले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार पर सीबीआई जांच से पीछे हटने का आरोप लगा रही थी, लेकिन बुधवार को रमन सरकार ने सदन में सीबीआई जांच की सिफारिश की और इसका ऐलान किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को घेरने की विपक्ष की कोशिशों के बीच सत्ता पक्ष ने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया।
गृह मंत्री अजय चंद्राकर ने झीरम घाटी हमले की सीबीआई जांच की सिफारिश का ऐलान कर दिया। सीबीआई जांच तो उन्हीं की मांग थी, विपक्ष के मांग पर इतनी बड़ी घोषणा किसी सदन में कभी नहीं हुई। नहीं, सीबीआई इसमें जांच करे, जो दस्तावेज लेगी सीबीआई को हम क्या डायरेक्ट करेंगे। उन लोगों ने मांग की है सीबीआई जांच की, सीबीआई को सीडी फिडी जितनी आज बात करते सब दे दें। इस दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। इसी दौरान गृह मंत्री अजय चंद्राकर के एक बयान से कांग्रेस आहत हो गई और सदन से वॉकआउट कर गई। जो कॉन्स्पिरेसी है वो बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए इसकी सीबीआई की जांच की मांग हम लोग की थी और सरकार विपक्ष के दबाव में आकर सीबीआई की जांच की घोषणा की। लेकिन उसके बखलाहट ये दिखाई दे रहा है कि वो अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हैं। गृह मंत्री अति उत्साह में अपना संतुलन खो बैठे हैं। उनको सॉरी कहना चाहिए कि आप लोगों के काफिले की हमारी जिम्मेदारी थी देखरेख करने की। वो माफी मांगने की जगह उस घटना के संदर्भ में ये कहते हैं कि कांग्रेस ने हत्या कराई, आपने हत्या कराई। अभी जानकारी मिली है कि उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। बयान देना ही नहीं चाहिए था, कुछ कर लीजिए, बम फेंक दीजिए और फिर कहिए कि आई एम सॉरी। काफी देर तक कांग्रेस विधायक प्रदर्शन करते रहे। वहीं मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया। रमन सिंह ने कहा कि विपक्ष को सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए, न कि विरोध। सीबीआई जांच की मांग हुई तो वो इतने ज्यादा स्तब्ध रह गए कि हाउस के बाहर जाना पड़े और पूरे के पूरे होम डिपार्टमेंट के चर्चा में विधानसभा के बाहर चले गए। तो मुझे लगता है कि सरकार के इतने बड़े निर्णय का सबको विधानसभा के अंदर वहाँ उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि सरकार ने अच्छा कदम उठाया है और सरकार के इस कदम की सराहना करना चाहिए। इसमें कौन सा क्रेडिट की बात है कि जांच तो सरकार कराएगी और हम सीबीआई को रिकमेंड करेंगे। दरअसल 25 मई 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस की पूरी एक पीढ़ी खत्म हो गई थी। इसके बाद केंद्र ने एनआईए को जांच की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता तभी से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। अब नए सिरे से झीरम हमले की परतों को खंगाला जाएगा। सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। तो ये पूरा मामला 2013 का है। उसके बाद से ही सीबीआई जांच की मांग होती आई है, सिफारिश की मांग होती आई। अब सरकार ने फैसला किया है सिफारिश करने का। उम्मीद यही है कि जांच में कुछ निकलकर सामने आएगा। एक और अहम खबर आपको बताते हैं। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वामी चिन्मयानंद ने कहा है कि अजीत जोगी का नक्सलियों से संबंध है। स्वामी चिन्मयानंद यही नहीं रुके, उन्होंने अजीत जोगी पर धर्मांतरण का भी आरोप लगाया। स्वामी चिन्मयानंद के इस बयान को लेकर अजीत जोगी ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि वो इसको लेकर केस दर्ज कराएंगे। अगर रमन सिंह की सरकार न बनी होती यहां 2004 में, तो आज छत्तीसगढ़ झारखंड की तरह नक्सलियों के पूरी तरह ग्रिप में होता, क्योंकि अजीत जोगी की सरकार ने जो पहल इस प्रदेश में की थी, जिस तरह से नक्सलियों को संरक्षण दिया था, जिस तरह से ईसाई मिशनरियों को संरक्षण दिया था, वो सिलसिला अगर आगे चलता तो आज छत्तीसगढ़ एक उपद्रवग्रस्त प्रांत में बदल गया हो। मैं नक्सलियों से मिला हुआ हूँ, उनको संरक्षण देता हूँ, तो इस आरोप के मद्देनज़र उनके ऊपर मुकदमा दायर करूँगा। उनको या तो ये सबूत करना पड़ेगा कि मेरे नक्सलियों से संबंध हैं, या न्याय अपना रास्ता अख्तियार करेगा। 2 साल की सज़ा है। यदि धर्मांतरण कराया गया है, सरकार स्वामी चिन्मयानंद की है, कहीं भी प्रकरण दायर करके कानून बनाया हुआ है और कांग्रेस का बनाया हुआ है और सबसे पुराना कानून है। अगर धर्मांतरण हुआ है तो मुकदमा चलाया जाना चाहिए, सजा दिलाई जानी चाहिए। तो राजनीति की खूबी यही है कि एक से एक बड़े आरोप लगते हैं, लेकिन उनका सच शायद ही सामने आ पाता है। और यही होता है भारत पाकिस्तान के रिश्तों की जब बात आती है। और अच्छी खबर यह है कि नेपाल के पोखरा में आज पाक पीएम के सलाहकार सरताज अजीज और भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बीच बातचीत हो सकती है। और इससे पहले आपको बता दें, बुधवार को भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज के बीच अनौपचारिक मुलाकात हुई। दोनों नेता सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के सिलसिले में नेपाल के शहर
पोखरा में है। बातचीत से पहले सरताज अजीज ने कहा कि वो भारत के साथ पठानकोट समेत हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरताज अजीज से बातचीत के दौरान सुषमा उन्हें पठानकोट आतंकी हमले के दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए कहेंगी। उम्मीद इस बात की भी है सरताज अजीज पीएम मोदी को पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन के लिए आज औपचारिक न्योता दे सकते हैं। स्मॉल टॉक किस चीज पे हुई सर? स्मॉल टॉक सार्क पे भी बात हुई कि सार्क पे क्या करना चाहिए। कनेक्टिविटी होगी सर सार्क में, पाकिस्तान कनेक्टिविटी होने देगा। आज यानी कि 17 मार्च से 20 मार्च तक दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन हमारे आपके सभी के लिए है। वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस क्या है और क्यों हो रहा है, रूफी जैदी और विशाल पांडे की इस रिपोर्ट में देखिए। सत्रह मार्च से 20 मार्च तक दिल्ली में 4 दिन की अंतर्राष्ट्रीय सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। हम ये चाहते हैं कि सही बात हम पहुंचा दें, इसलिए कि नफरत को नफरत से ख़त्म नहीं किया जा सकता, जुल्म को जुल्म से नहीं ख़त्म किया जा सकता। ठीक है, तो अगर हमें नफरत को ख़त्म करना है तो ज़रूरत है कि हम मोहब्बत करना शुरू कर दें, क्योंकि नफरत मोहब्बत से ख़त्म होगी। इस कार्यक्रम में देश विदेश के करीब 200 आध्यात्मिक नेता, विद्वान, शिक्षाविद हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन ऑल इंडिया उलेमा और मशाइख बोर्ड इस सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। मौलाना किचौचवी का दावा है कि देश में आजादी के बाद इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। हिंदुस्तान में ये पहली बार ऐसा हो रहा है, आज़ाद हिंदुस्तान में, कि एक साथ मुस्लिम कम्युनिटी में उलमा, मशाइख और दानिश्वर यानी एकेडमिक लोग जो हैं एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, जिसका समर्थन सीरिया के मुख्य मुफ्ती भी कर रहे हैं। ما زاقته سوريا من الإرهاب لم تزقه دولة أخرى. जितना सीरिया सफर आतंकवादियों से किसी और कंट्री ने सफर किया नहीं होगा आज तक। ولكننا نقول للعالم كله اليوم حينما تلتقي القيادة والشعب بيد واحدة يهزم الإرهاب ولو كان من 120 دولة. मगर हमने सारी दुनिया को बताया और सारी दुनिया को दिखाया, जब गवर्नमेंट और अवाम एक साथ होते हैं, जितना भी पावरफुल आतंकवादी क्यों ना हो, अगर 120 कंट्री से आए हो तो भी कोई बात नहीं है, हमने उनको हरा के दिखाया है। فيستطيع أن يهزم الإرهاب أيا كان دينه. हम दुआ से ये दुआ करते हैं कि और इंडिया हमेशा एक हाथ रहे। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत के मुसलमान बताना चाहते हैं कि वो गंगा जमुनी तहजीब वाले इस देश में कैसे रहते हैं। हम इस्लाम को फॉलो करते हुए यानी हिंदुस्तानी मुसलमान 20 मार्च को रामलीला ग्राउंड से पूरी दुनिया को ये पैगाम देगा, हमें देखो, हम इस मुल्क में रह रहे हैं नॉन मुस्लिम्स के साथ और हज़ारों साल से रह रहे हैं, पर मोहब्बत से, अमन से, भाईचारे के साथ अपनी गंगा जमुनी तहजीब को बनाकर इसको मजबूती देते हुए तुम हमको देखकर जैसे हम जीना हमने सीखा है, तुम भी सीखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। मंदसौर के शामगढ़ में एक दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में प्लास्टिक के सामान भरे हुए थे, जिस वजह से आग तेजी से फैल गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और अब बात करेंगे नरसिंहपुर की, जहां पर एनजीओ बनाकर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। सुगम जन सेवा समिति नाम के एनजीओ पर आरोप है कि वो लोगों को आईटीआई, सिलाई कढ़ाई, मेडिकल सर्विस की फ्री ट्रेनिंग का झांसा देकर 200 रुपए वसूल रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि एनजीओ में रजिस्ट्रेशन कराने से ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें सस्ता राशन दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने शुरुआती जांच में इसे फर्जी मानकर लोगों को बहकावे में न आने की सलाह दी है। सामाजिक कार्यकर्ता एनजीओ के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एनजीओ लोगों से अब तक 26 लाख रुपए जुटा चुकी है। संदेह इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अब तक एनजीओ की ओर से किसी को भी ट्रेनिंग नहीं दी गई है।
ये एनजीओ दिसंबर 2015 में ही रजिस्टर्ड, मतलब लगभग 3 माह पहले, 3 माह भी नहीं होगी, 3 माह पहले रजिस्टर्ड हुआ था और 2 महीने में उसने जिले के पूरे ग्राम पंचायतों में कोऑर्डिनेटर बना लिए, जो एक फर्जी योजनाओं का मतलब है लाभ दिलाने की बात कह के अपने आप में एक प्रथम दृष्टि में लगता है बहुत बड़ा कोई घोटाला होने जा रहा है। हम इसकी जांच की मांग करते हैं।